हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वामपंथ यानी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो वामपंथ से संबंधित थी, इसलिए इसको वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। वामपंथ का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में हुआ था। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से वहाँ रॉबेस्पियर ने जो है एक तरीके से कहा जाए कि आतंक का राज्य स्थापित किया था और आतंक का राज्य स्थापित करके फ्रांसीसी जनता को समानता दिलाने का प्रयास किया था। तो वामपंथ का प्रयोग जो था फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में यानी बाद में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह उन्हीं का पर्यायवाची बन गया, यानी वामपंथी विचारधारा यानी उग्र विचारधारा। तो उग्र विचारधारा जो था पहले फ्रांस की क्रांति से ही था, लेकिन बाद में देखा जाए तो जो समाजवाद आया या साम्यवाद आया उसी का मतलब हो गया वामपंथ। यानी वामपंथ के लोग जो थे वो समाजवाद या साम्यवाद से प्रेरित हो गए, यानी साम्यवाद जो था उन्हीं विचारधारा को लेकर के चलता था जिन विचारधारा को वामपंथ के लोग ले चलते थे। तो इस वजह से समाजवाद या साम्यवाद जो था उसका पर्याय बन गया। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे समानता। तो यानी जो समाज है उसमें किसी भी तरह का ऊंच नीच का अंतर न हो, और यही चीज़ चाहते थे साम्यवाद या समाजवाद के मानने वाले लोग। तो इस तरीके से जो वामपंथ लोगों की इच्छा थी वही इच्छाएं समाजवाद और साम्यवाद की थी, इसलिए ये शब्द जो है इसका पर्याय बन गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास अन्य जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। इस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्लाह गुलाम हुसैन आदि के नाम प्रमुख थे। यानी जो साम्यवाद बढ़ रहा था रूस में, उससे प्रेरित होकर के भारत में भी बहुत सारे साम्यवादी सभाएं 20वीं शताब्दी के पहले तक बन चुकी थी। और इस विचारधारा से जुड़े लोगों में यहाँ प्रमुख लोग थे मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्लाह गुलाम हुसैन। ये लोग जो थे वो समाजवाद या साम्यवादी विचारधारा या ये कहें वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू कर दिया, यानी अपने पत्रों के माध्यम से यह बतलाना शुरू किया कि साम्यवादी विचारधारा के हम समर्थक हैं। यानी इन लोगों ने साम्यवादी विचारधारा को बल देना शुरू कर दिया। परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। उसी समय 1920 में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अभी मैंने आपको बताया कि जब रूस में साम्यवादी विचारधारा आई तो उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, और इसी से प्रभावित होकर के 1920 में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अभी भारत में ये लोग छिप छिप कर काम कर रहे थे। अब देखिए उस समय जो था भारत में जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए अंग्रेज जो थे कड़ा दंड देते थे। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो थे अभी छिप करके काम करते थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन यानी 1920 ईस्वी के समय में अपने ये विचारों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से फैलाते थे। यानी वो टाइम जब था
इन लोगों ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का अच्छा इस्तेमाल किया और इसके लिए इन लोगों ने पत्र पत्रिकाएं पंपलेट का इस्तेमाल शुरू किया। अब ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। अब देखिए एक सवाल आता है कि जो राष्ट्रवादी थे और आतंकवादी थे, इन दोनों के काम समान थे, लेकिन एक चीज़ जो थी जो इन लोगों को यानी वामपंथी लोगों को आतंकवाद से अलग करती थी। अब इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग वामपंथी समर्थक थे वो आतंकवादी थे, ये बिल्कुल नहीं। ये हमारे भारतीय योद्धाओं के खिलाफ हम कहें कि एक बहुत बड़ी ही नाकामी वाले शब्द हैं। लेकिन ये जो थे राष्ट्रवादी थे, लेकिन इनके काम जो थे, जैसे इन लोगों के काम थे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हमारे देशभक्त थे जिन लोगों ने अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों को मौत की नींद सुलाया। तो ये आतंक फैलाते थे किन में? ये आतंक फैलाते थे अंग्रेजी शासन वाले लोगों में, ये किसी आम जन में नहीं फैलाते थे। ध्यान देने वाली बात है, आतंकवाद का मूल जो जड़ है, उसका जो केंद्र होता है, उसमें होता है कि निरीह जनता को टारगेट करना, यानी जनता में दहशत फैलाना। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी लोग थे, ये लोग जो थे सरकारी तंत्र में दहशत फैलाते थे। तो अब ये लोग जो थे आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों पर दमन शुरू किया और इसी को लेकर के पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। इसमें आप लोगों ने सुना था कि मेरठ षड्यंत्र केस जो था वो किस तरीके से वामपंथी विचारधारा के समर्थक जो किसान थे, उसी तरीके से पेशावर हो गया या कानपुर हो गया, इसमें जो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे, नेता थे, उन पर इन लोगों ने झूठा देशद्रोह का मुकदमा चलाया और मुकदमा चला करके उन लोगों को जो है सजा सुनाई। तो 8 लोगों पर इन लोगों ने क्या किया, इसके तहत मुकदमे सुनाए और इससे हुआ ये कि सब लोगों का ध्यान जो था साम्यवादियों ने आकर्षित कर लिया और ये राष्ट्रवादी अब साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। तो इस तरीके से साम्यवादी विचारधारा के जो समर्थक थे वो अब कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ने लगे, क्योंकि इन लोगों ने जो कार्य किया उससे इन लोगों को बहुत ज़्यादा या कांग्रेसियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसी समय इन्होंने कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिए। अब देखिए ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े क्यों जुड़े? क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने एक बिल लाया जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी पब्लिकों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक बिल लाया था। और इसके तहत होता ये कि अगर ये बिल जो है सपोर्ट करती कांग्रेस पार्टी, और ये इस बिल के तहत किया गया कि जितने भी ऐसे लोग थे जिनको लगता था अंग्रेजी सरकार को कि ये अंग्रेजी सरकार के लिए जो है दुश्मन है, उन लोगों को पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत जो है गिरफ्तार किया और उनको जो है कड़ा से कड़ा दंड दिया। तो इस तरीके से इन लोगों ने कहा कि कांग्रेसियों ने जो था इस बिल को पारित होने ही नहीं दिया। तो इस वजह से जो साम्यवादी लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल करीब आए। तो यह कानून जो था कम्युनिस्टों के विरुद्ध था, क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे वो आतंक फैलाते थे और उसी आतंक को कम करने के लिए इन लोगों ने जो है पब्लिक सेफ्टी बिल लाया था कि इस बिल के द्वारा हम जो है कम्युनिस्टों पर जो है क्या करेंगे, अपने अत्याचार करेंगे और उनको प्रताड़ित करके उनके जो गतिविधि हो रही है उसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से साम्यवादी आंदोलन जो था वो प्रतिष्ठित होता गया, यानी कांग्रेस पार्टी का जब उसे समर्थन मिला तो ये और ज़्यादा प्रभावित होने लगे, यानी प्रभाव में आया। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो 1925 में हुआ ये कि सत्यभक्त ने क्या किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब? 1925 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सन है, आपको इनको याद करना चाहिए। अब इंग्लैंड के जो साम्यवादी दल थे वो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू किए, क्योंकि आपको मैं बता दूं इंग्लैंड में भी समानता नहीं थी। वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग थे जो साम्यवाद से प्रभावित थे,
तो उन लोगों ने जो है भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो साम्यवादी पार्टी थी, उसका उन लोगों ने क्या किया, समर्थन करना शुरू कर दिया। तो इससे भी भारत के जो साम्यवादी थे उनको बल मिला। हालांकि अब तक कई मजदूर संगठनों का गठन हो चुका था। ये केवल एक संगठन नहीं बल्कि बहुत सारे संगठन थे जो साम्यवादी विचारधारा को प्रमोट करते थे। जैसे करा 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1926 में इसमें विभाजन हो गया। और आप लोगों ने देखा कहा कि किस तरीके से 3 गुट में जो है ये बट गया था, तो इसमें विभाजन हो गया। और 1929 में एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। तो इस तरीके से 3 एक थे और ये एक थे, यानी 4 और संगठन थे। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे संगठन भी थे जो वामपंथी विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। तो इस तरीके से वामपंथ का प्रसार जो था मजदूरों में बढ़ते जा रहा था। और इसी समय किसान जो थे उन लोगों को भी साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और बहुत से किसान मजदूर पार्टी की भी स्थापना की गई। तो लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली बार किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। यानी 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन हुआ। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद करनी चाहिए। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था, क्योंकि बहुत से ऐसे कांग्रेसी थे जो साम्यवाद को मानने लगे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। तो ये भी लोग थे जो साम्यवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसे में अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद करनी चाहिए कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो 1934 में बम्बई में हुई। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण बाबू ने कर दिया था, फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुसंगी ही थे। यानी आपको यहाँ एक और पार्टी का नाम है, जैसे 1931 में बिहार समाजवादी दल, तो बिहार समाजवादी दल का गठन हुआ, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इसको किया, लेकिन इसके जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत से ऐसे संघ बन गए, बहुत से ऐसे संगठन बने, बहुत से ऐसी पार्टियां बनी जो साम्यवादी विचारधारा को प्रमोट करती थी, यानी साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाती थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपति और जमींदारों के समर्थन में चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी विचार दलों की भी आलोचना शुरू कर दी और कांग्रेस में अपना संबंध तोड़ लिया। तो जब ये तो हमने बात किया असहयोग आंदोलन के समय में 1920 के टाइम में, लेकिन बाद में चल करके 1930 के टाइम तक ये जो था समर्थन जो था वो मिल रहा था, वो अब विरोध में बदलना शुरू हो गया। कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो ज़्यादातर उद्योगपति और मजदूरों के समर्थन से चल रही थी। ऐसी स्थिति में उसके ज़्यादातर जो मांग होते थे वो मजदूर या किसानों से संबंधित शुरू में नहीं होते थे। तो ऐसी स्थिति में वामपंथी दलों ने जो है आलोचना करनी शुरू कर दी और इससे उन्होंने अपना संबंध जो है कांग्रेस से तोड़ लिया। तो ये वो दौर था जिसमें समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए। साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा और उसका परिणाम हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना शुरू कर दी। यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो फूट के द्वारा यानी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के कांग्रेस से अलग हो गए और कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना शुरू की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली टॉपिक में जिसमें हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।